हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इकोनॉमिक्स। और इसमें समझेंगे ये लास्ट की ओर चल रहे हैं इकोनॉमिक्स का। और इसमें समझेंगे शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट क्या होता है। सेबी सेबी का अर्थ होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। बीएसई एनएसई ट्रेडिंग क्या होता है? कंपनी जो होता है जहाँ काम किया जाता है वो क्या होता है? प्रोपराइटर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कहीं कहीं लिमिटेड लिखा रहता है, उसका क्या अर्थ होता है ये? सट्टा बाजार क्या होता है? निपटारा, इक्वाजेशन, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, टीवी में प्रचार देखते होंगे। सीप चिट फंड क्या होता है? गांव गली और नुक्कड़ में जो पैसे वसूलते हैं 20 25 50 रुपया, ये सब का। इसके बारे में सारा का सारा एक ही वीडियो में यह क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का यह चैप्टर है। आइए समझते हैं शुरू से कंपनी क्या होता है। देखिए, ये समझ लिए तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इकोनॉमिक्स में। फैक्ट्री यानी कि कंपनी किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ जिस चीज़ का उत्पादन होता है, जैसे कोई बड़ा कंपनी यहाँ पर है, ठीक है, और इस चीज़ जैसे इस क्षेत्र में जैसे में कोई भी चीज़ उत्पादन हो, जैसे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेके बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वह जहाँ पे उत्पादन किया जाता है उसे कंपनी नाम दिया जाता है। समझ गए? तो जहाँ जिस चीज़ का उत्पादन होता है उसे कंपनी या फैक्ट्री बोलते हैं। ये तो समझ गए। अब आगे देखिए, किसी स्थान पर क्रम से कंपनी लगी रहती है। जैसे कोई स्थान है, जैसे मैं गुजरात में जाइएगा, गांधीनगर तरफ, गांधीधाम तरफ, तो लाइन से ही कंपनी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे इस तरह कंपनी रहेगा, सबके आगे बोर्ड लगा रहेगा कि फलना कंपनी का ये है। इसी तरह कंपनी जो लगा रहता है तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। किसी स्थान पर क्रम से कंपनी लगती है उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब आगे देखते हैं प्रोप्राइटर क्या होता है। कहीं ना कहीं देखते होंगे प्रोप्राइटर लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर फलना, यह है। तो देखिए समझते हैं, किसी भी कंपनी का अकेला मालिक होता है। जैसे कोई काम कर रहा है तो अकेला मालिक होता है। जैसे कोई सिलाई कटाई कर रहा है तो कंपनी का अकेला मालिक है। जब मन हुआ वो बंद करके चला गया, जब मन हुआ अकेला कोई काम कर रहा है तो वो अपना खोल दिया। जैसे कोई काम है तो किसी भी कंपनी का अकेला आदमी मालिक होता है। कोई अकेला आदमी काम कर रहा है, इसमें कोई काम करे खुद को ही पता होता है। जैसे कितना काम किया, जैसे किसी को सिलाई मशीन जो सिल चलाते हैं तो कितना काम किया उन्हीं को खुद खुद पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं होता है। तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। अगर आए तो जीएसटी और आईटीआर फाइल भरना होता है। मैंने आपको जीएसटी आईटीआर सब बता दिया है पिछले क्लास में, आप जाकर देख लीजिए। तो जीएसटी एवं आईटीआर भरना होता है। ठीक है, तो ये प्रोप्राइटर अकेला मालिक होता है। अब आगे देखिए, इसमें अलग से कोई पैन कार्ड नहीं होता है। जो होता है प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग पैन कार्ड बनता है, तो व्यक्ति का होगा, ये कंपनी का नाम से नहीं होगा। इसकी कोई जानकारी बाहर नहीं आती है। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, कोई जानकारी बाहर नहीं आती है। ये समझ गए। आगे देखिए, अब इसमें टेंशन फ्री काम करता है लोग। कोई किसी का काम जैसे हो इसमें है जो किसी का कोई प्रेशर नहीं होता है। जैसे जब मन किया किया वरना नहीं किया। इसमें टेंशन फ्री वर्क होता है, किसी का कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, ये होता है प्रोप्राइटर का काम। सरकार ऐसे कंपनी को वैल्यू नहीं देती है, यानी कि उसका अपना है तो सरकार का है वैल्यू देगी। जहाँ वैल्यू होता है वहाँ लोगों की नज़र होती है। ये तो खुद अपना काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जल्दी मिल जाता है। इसमें काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जल्दी मिल जाता है। जैसे मैं साइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन नंबर इसको ले सकते हैं आप। ठीक है, इसमें गलती करेगा तो गवर्नमेंट मालिक को ही पकड़ेगा। यानी कि इसमें कोई व्यक्ति गलती करेगा, जैसे कोई इसमें खामियां आ गया तो गवर्नमेंट उस मालिकों को ही पकड़ेगा। और देखिएगा आप, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में उसमें अलग अलग रूल है। तो ये सिर्फ है कि मालिक है, मालिक काम कर रहा है, इसमें कोई गलती किया, कहीं कोई फ्रॉडगिरी किया तो ये मालिकों को उठा कर ले जाएगा पुलिस। समझ गया? तो इसमें गलती करेगा गवर्नमेंट मालिक को ही उठा लेगा। इसका ये प्रक्रिया है। तो ये समझ गया। देखिए, क्या समझे? कंपनी समझ लिए, प्रोप्राइटर समझ लिए, तो ये सब के बारे में समझिए। अब आगे देखिए, इस अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी और एलटीडी लिखा रहता है। लिमिटेड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 या 200 के बीच पार्टनर होता है। 2 या 200 के बीच इसमें पार्टनर होता है, यानी कि 2 और 200 लोग मिलकर उसके अंदर में
काम करता है। 200 से ज़्यादा हो जाएगा तो लिमिटेड हो जाएगा। तो 2 और 200 के बीच में पूछे एग्जाम में कि 2 और 200 के बीच में क्या कहलाता है, तो प्राइवेट लिमिटेड कहलाता है ये कंपनी। इसमें मिनिमम 2 पार्टनर होता है, ये मिनिमम 2 और 200 के अंदर में होता है ये। इसमें अलग से पैन कार्ड बनता है, क्योंकि अलग से पैन कार्ड बनता है तो सारा का हिसाब किताब रहता है इसमें और सरकार की नज़र में यह रहती है। ठीक है। इस कंपनी में कोई भी अपने मन से मालिक नहीं हो जाता है। इस कंपनी में कोई भी अपने मन से मालिक नहीं हो जाता है। इसमें कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। समझे, एमडी हो गया, सीएफओ हो गया, सीईओ हो गया, बहुत सारा है, सीएलओ हो गया, आगे बताएंगे आपको। इस कंपनी में कोई भी अपने मन से मालिक नहीं होता है। इसमें कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर की ज़रूरत होती है, अधिकारी की ज़रूरत होती है। जैसे कोई कंपनी है, उसके मालिक एक्स है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका, जैसे कोई कंपनी है उसका मालिक कोई एक्स नाम का व्यक्ति है ये। जैसे इसमें समझिए कि इसमें क्या क्या होता है। एमडी होता है इसमें, मैनेजिंग डायरेक्टर, बड़े बड़े कंपनी में होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ये। ठीक है। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, ये अलग से ऑफिसर होता है। सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है, जिसमें सीएलओ, चीफ लीगल ऑफिसर होता है, इत्यादि वर्कर बहुत सारे होते हैं इसमें। ये समझ गए। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, जैसे में एमडी मालिक भी हो सकता है और उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है। सीईओ, जैसे कोई पति पत्नी का कंपनी है तो पत्नी भी सीईओ हो सकती है या पति भी हो सकता है, तो ये अपने अपने ऊपर है ये। जैसे मैं जो फाइनेंशियल से जो समस्या होती है निपटारा करने के लिए सीएफओ होता है, बाकी सबका हेड होता है सीईओ होता है। ठीक है। चीफ टेक्निकल ऑफिसर, यानी कि टेक्निकल चीज़ में कोई गड़बड़ी हो तो सीटीओ देखता है। जैसे लीगल, यानी कानूनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, जैसे कोई वर्कर केस कर दिया कंपनी पर, चाहे कोई पैसा किसी को नहीं मिल रहा है, तो सब देखने के लिए चीफ लीगल ऑफिसर होता है, ये कानून को देखने के लिए होता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सीईओ, एक तरह का मालिक ही होता है ये। एमडी होता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर करता है, मैनेज करता है सबका। ठीक है। इसमें देखिए, आगे देखिए, इसमें एमडी मालिक भी हो सकता है या सीईओ हो सकता है ये। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एमडी मालिक ही है तो मालिक, यानी कि एमडी को मीटिंग बुलाना है, मालिक हो गया तो मालिक मीटिंग बुलाएगा। ठीक है। और सलाह देना कंपनी को कि किस तरह चलाना चाहिए, सलाह देगा, टारगेट पूरा करना है, बहुत सारा इसमें निर्णय होता है। तो देखिए एमडी ऐसे बैठेगा, देखिए ये बीच में बैठेगा। देखिए इस तरह टेबल है, इस तरह टेबल है, चौखुटा वाला, आयताकार वाला। इधर ऑफिसर लोग बैठेंगे और एमडी मालिक भी हो सकते हैं, तो अपना सलाह देंगे किस तरह टारगेट पूरा करना है ये। और गोल वाला होगा, जैसे गोल में सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 1930, 31, 32 में, तो ये गोल है, यानी कि सब मालिक इसमें है। गोल मेज वाला होगा ना तो सब लगेगा, सबका बराबर अधिकार होता है। ठीक है। और ऐसे में ये चरखुटा में ये एमडी हेड है यहाँ पे। अब आगे देखिए, जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे कोई कंपनी 200 करोड़ का लाभ कमाया। ठीक है। कोई कंपनी 200 करोड़ का लाभ कमाया, जिसमें 40 करोड़ सैलरी में टैक्स और सरचार्ज प्लस सेस मिलाकर खर्च किया। ठीक है। 40 करोड़ सैलरी में टैक्स, सरचार्ज और सेस, यानी कि मैंने आपको बता दिया है, ये सब टैक्स वाला चैप्टर में देख लीजिएगा जाके प्रीवियस में। तो कोई कंपनी 200 का लाभ कमाया, जिसमें 40 करोड़ रुपया इस समय खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1,60,000 या 160 करोड़ रुपया बचा। ठीक है। 160 करोड़ रुपया बचा। 160 करोड़ कंपनी का नहीं हुआ। अब समझिए, कंपनी का नहीं हुआ, इसमें 20 करोड़ फ्यूचर प्लान के लिए रख दिया, तो कितना बचा, फ्यूचर, यानी कि आपदा है, चाहे बहुत सारा काम है, जैसे में कंपनी के रख रखाव के लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो 160 करोड़ कंपनी का नहीं हुआ, इसमें 20 करोड़ फ्यूचर प्लान के लिए रख दिया, तब पैसा बचा कितना, 140 करोड़ रुपया। ठीक है। अगर इसमें कम से कम 2 लोग पैसा लगाया है तब बटेगा रुपया। 2 लोग पैसा लगाया, जैसे 2 व्यक्ति है, तो इस एक लगाया 30% और एक लगाया 70%। ठीक है। तो 140 का 30% कितना हो गया, 42 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है। देखिए, और 70% जो व्यक्ति दूसरा लगाया, 140 का 70% 98 करोड़ हो गया, तो दोनों में बट गया, इतना इतना रुपया हो गया। समझ गए। कभी कभी क्या होता है कि पति एमडी और पत्नी सीईओ बन जाता है, तो फायदा बहुत होता है कंपनी। कभी कभी ये लोग 1 साल का सैलरी आपदा में भी लगा देते, जैसे कोई भूकंप हो गया, चाहे जैसे डिजास्टर आ गया, चाहे बहुत सारा जो भारत में या दुनिया के देश में होता है, तो इस तरह उसको सैलरी को दान करते हैं। सैलरी अपन, ये कंपनी का मुनाफा नहीं, सैलरी 1 साल का दान कर देता है ये। समझ गए। अब आगे देखिए, जैसे मैंने आपको एक बात बताया,
पीछे कि पति एमडी और सीईओ बन जाता है, तो देखिए, तो मालिक जो देखिए तो पैसा जब बँटता है तो ये वर्कर के क्षेत्र में भी बँटता है, ठीक है। वर्कर अगर इसमें काम कर रहा है, अब बाद में मालिक को मिलता है अलग से 30%। ये तो सीईओ एमडी को मिल जाएगा, सबको सैलरी जिस महीने में जिस साल में लगेगा, और बाकी लास्ट में जो मुनाफा जितना कमाया उसमें दोनों को मिल जाएगा, क्योंकि ये मालिक है दोनों। अब आगे देखिए, अगर कंपनी के जिस विभाग में गलती होगा उस विभाग का ऑफिसर फंसेगा, मालिक नहीं फंसेगा। जिस विभाग में होगा, क्योंकि मालिक तो दे दिया कंपनी चलाने के लिए, उसमें सीईओ एमडी सीएफओ सीएलओ सब काम कर रहा है, सबका हेड होता है सीईओ, ठीक है। अब देखिए, ये तो समझ गए इतना। अब देखिए, वो तो देख लिए, प्रोप्राइटर देख लिए, कंपनी देख लिए, प्राइवेट लिमिटेड देख लिए। अब देखिए पब्लिक लिमिटेड होता है, तो पब्लिक लिमिटेड न लिखकर कहीं कहीं लिखिएगा लिमिटेड लिखा हुआ है, क्योंकि आम बोलचाल भाषा में लिमिटेड ही लिखा जाता है ये। तो पब्लिक लिमिटेड लिखा है, इसमें सबसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बहुत बड़ा बड़ा टेस्ला कंपनी, टाटा कंपनी सब होती है, ठीक है। इसमें पार्टनर 200 से ज़्यादा होता है, पार्टनर 200 से ज़्यादा होता है। 2 से लेकर 200 के बीच में कितना था प्राइवेट लिमिटेड में, और 200 से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें उसी प्रकार से जिस प्रकार प्राइवेट लिमिटेड जैसा सब काम वही होगा। इसमें क्या होगा, डिविडेंड जो कि साल के आखिरी में या कंपनी चाहेगी तब, कभी कभी 5 साल तक यूज नहीं होता है, जो पैसा बढ़ता है बाद में शेयर होल्डर को बढ़ जाता है। इसका भी उदाहरण आगे बताएंगे। तो डिविडेंड यानी कि जो मुनाफा कमाया ना, तो लास्ट में मिलता है सबको, तो डिविडेंड साल के आखिरी में या कंपनी जब चाहेगी तब उसको दे देगी सैलरी, मतलब यानी मुनाफा कमाया तो उसको दे देगा जो शेयर लगाएगा इसमें, ठीक है। आगे शेयर मार्केट में भी चलेंगे, तो पहले समझ लीजिए। अब देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर्मचारी की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड ये है, पब्लिक में 200 से ज़्यादा। जबकि पब्लिक लिमिटेड में इसकी कोई सीमा तय नहीं होती है, ये समझ गए। ये यूपीएससी एग्जाम में ऑप्शन देकर इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं रहती है। प्राइवेट कंपनी स्टॉक यानी कि शेयर मार्केट में, ठीक है, उसको जाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। जैसे आईपीओ निकालेगा, उसके बाद शेयर मार्केट में सेबी के द्वारा उसमें ऐड किया जाएगा, तो कौन में जाएगा, तो एनएसई या बीएसई में, आगे देखा जाएगा, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं रहती है, जिसके कारण इनका मालिकाना हक इसके मालिकों के पास रहता है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध रहती है, यानी कि उसकी लिस्टिंग रहती है, और ये सार्वजनिक रूप से अपना बिजनेस चलाती है, और ये सरकार के हाथ में होता है ये, और उसके ऊपर सेबी नियंत्रित करता है। सेबी रहेगा कि कौन गलती कर रहा है, इसका गलती करेगा उसी समय उसको 500 करोड़ का जुर्माना लगाएगा कंपनी के ऊपर, इसलिए गलती नहीं करता है ये, ठीक है। तो ये समझ गए, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती है, कौन सा, तो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और मालिक के पास इसका हाथ होता है। और बाकी पब्लिक जो लिमिटेड होता है यह सरकार के हाथ में होती है, सेबी के नियंत्रण में होता है, और यह देखती रहती है कि कौन सी एक्टिविटी कब कौन कर रहा है ये। अब आगे देखिए, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड की अपेक्षा छोटी कंपनी होती है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड की अपेक्षा छोटी कंपनी होती है, और इनके वित्तीय स्रोत भी कम होते हैं, समझे। तो प्राइवेट लिमिटेड छोटी होती है पब्लिक के अपेक्षा। तो पब्लिक तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है, जैसे आगे बताएंगे आपको शेयर मार्केट में, जिसमें एनएसई में कितने कंपनी होते हैं, बीएसई में कितने होते हैं, तो इसके बारे में आगे बताएंगे, समझ गए। तो कंपनी, प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये समझ गए। आगे देखिए, इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल देते हैं कि कोई कंपनी की योजना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कंपनी की योजना बना रहा है, ये योजना बना रहा है कि मुझे एक कंपनी खोलना है, और उसमें लागत है 100 करोड़ रुपए की, लागत है 100 करोड़ रुपए की लागत है। तो क्या है कि उसके पास 20 करोड़ खुद रुपया है, यानी कि वो 20 करोड़ खुद रुपया देगी, और 80 करोड़ की आईपीओ लाएगी। आईपीओ लाएगी यानी कि कुछ बड़ी कंपनी हो जाती है तो आईपीओ जारी करती है। शेयर की वैल्यू 8,000 रुपये है, शेयर की वैल्यू 8,000 रुपये है, ठीक है।
ठीक है। और 5% पर वह लॉक लगाना चाहेगी, वह कंपनी 5% से ज़्यादा कोई हमारा शेयर न खरीदे। ठीक है, तो 5% पर वह लॉक लगाएगी। अब आगे देखिए, 1 लाख शेयर लाएगी कंपनी, यानी कि 1 लाख शेयर कंपनी लाएगी, ये समझ गए। तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, तो 5,000 शेयर वह एक व्यक्ति को दे सकती है, कोई व्यक्ति ले सकता है ये। ठीक है, तो कोई आदमी 200 शेयर खरीद लिया, एक सा आदमी कोई 200 शेयर खरीद लिया, तो 200 गुने 8,000 कितना हो गया, तो 16 लाख। 16 लाख वह शेयर में फंसा दी गई। मैंने क्या बताया आपको कि शेयर की वैल्यू 8,000 है, वैल्यू 8,000 रुपया है, और वह 5% पर लॉक लगाएगी। ठीक है, 5% पर वह लॉक लगाएगी, तो 1 लाख शेयर लाएगी वो, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5,000 शेयर। ठीक है, तो एक आदमी 200 शेयर खरीद लिया, कितना 200 शेयर खरीदा, तो 200 गुने 8,000 कितना हो गया, तो 16 लाख शेयर हो गया ये। ठीक है, यानी कि 16 लाख रुपए का यह शेयर हो गया, 16 लाख रुपए का शेयर हो गया। आप देखिए आगे, फिर कंपनी को साल के आखिरी में 500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 100 करोड़ लगाया और 500 करोड़ का फायदा हुआ, और जो जो लगाया हुआ शेयर उसको डिविडेंड बट जाएगा, यही होता है शेयर मार्केट में। अब देखिए, तो 500 माइनस 100 कितना हो गया, तो 400 करोड़ रुपए बचा, 100 करोड़ उसका पूंजी निकल गया, 400 रुपये का मुनाफा हुआ। ठीक है, अब उसमें क्या है कि सारे वर्कर को काटकर CEO, CFO, CLO सबको सैलरी काट कर उसको 200 रुपये की सैलरी देकर बचा कितना, तो 200 रुपये बचा इसको, 200 करोड़ रुपये बचा इसको। ठीक है, तो 200 का जो 20% वह खुद लगाया था, तो 40 करोड़ मालिक ले गया, अपने आप ले गया, तो कितना बचा लास्ट में, 1,60,000, यानी कि 160 करोड़ रुपये बचा, 160 करोड़ रुपये बचा। और देखिए आदमी का हिस्सा कितना हो गया, कितना लगाया था, 16 लाख रुपये लगाया था आदमी। ठीक है, 200 गुने 8,000, वह 16 लाख का शेयर लगाया था, 16 लाख। ठीक है, मैं बताया था पीछे। तो उसमें क्या है कि 100 करोड़ का जो कंपनी का प्रयोजन था, और गुने 100, तो कितना हो गया, 0.1% उसको फायदा हुआ, आदमी का हिस्सा। ठीक है, 16 लाख में 0.16% उसको फायदा हुआ, 16% फायदा हुआ। अब देखिए 200 गुने 0.16% उसको फायदा हुआ, तो इसको गुना कर लीजिए, 32 लाख रुपया उस व्यक्ति को मुनाफा हुआ। लगाया 16 लाख रुपया और उसको फायदा कितना हुआ, 32 लाख रुपया हुआ उसको, 32 लाख, समझ गए। 0.16% इसको फायदा हुआ, तो इतना हो गया रुपया। अब तो आदमी बड़ी गुमान में रहेगा कि मुझे फ़ायदा हो गया, और वह उसको प्रतिवर्ष ऐसे ही मिलेगा रुपया उसको। अब वो व्यक्ति चाहेगा कि 16 लाख लगाए हैं तो कम से कम 40 लाख रुपया हमको मिल जाए, 28 लाख, 30 लाख, 35 लाख वो बेचेगा शेयर, वो बेचना चाहेगा शेयर, समझे। तो वो बेचने के लिए प्रयोजन में लगेगा वो। तो 16 लाख लगाया और 32 लाख मिला, फिर अगले साल फ़ायदा होगा, यानी कि डिविडेंड बटेगा, कंपनी का बटेगा, शेयर होल्डर में बटेगा, सबको जितना जो शेयर खरीदा उसमें बटेगा। तो ऐसे नहीं कंपनी चलती है। ये स्टूडेंट लाइफ में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक इसके बारे में पता नहीं हो तब तक शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो 16 लाख रुपया लगाया और 32 लाख पाया, तो देखिए कितना फ़ायदा होगा, 0.16% ही उसको फ़ायदा हो, तो इतना हो गया। तो कंपनी को देखिए कितना बड़ा बड़ा कंपनी होता है, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़ कंपनी होता है का उसका बजट होता है। तो इतना 16 लाख लगाया और 32 लाख मिला, इसको दोगुना मिला फायदा इसको होगा, यानी कंपनी ग्रोथ कर रही है। इसी तरह अंक निर्धारित होता है, अंक जैसे मैं अभी BSc का 55,000 अंक के लगभग चल रहा है, NSE का चल रहा है लगभग 17,000 के करीब चल रहा है अंक, तो अंक इसका वैल्यू बढ़ेगा तो सब कंपनी ग्रोथ कर रही है। आगे देखेंगे, तो ये समझ गए इतना। अब देखिए, चाहे तो कंपनी अपना शेयर खुद बेच ले या ज़्यादा प्राइस पर, क्योंकि कंपनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। 16 लाख लगाया, चाहेगा कि 40 लाख में बेच लें हम। ठीक है, और भी आगे कंपनी ग्रोथ करेगी, धीरे धीरे उसमें और पैसा लगेगा, तो 32 लाख कमाया, हो सकता है अगले में 60 कमाएगा, हो सकता है अगले लुढ़क जाए, तो एक एवरेज में वो लगाना चाहेगा, यानी कि कितना लगाएगा, वह 28 लगा लेगा, 27 लगा लेगा, 26 लगा लेगा, 26 लाख के करीब लगा लेगा और वह बेच देगा ये।
समझ गए, यही होता है, ये शेयर मार्केट का खेल होता है ये। और वो शेयर ज़्यादा मूल्य पर बेचेगी और सब पर सेबी का नज़र रहेगा। अगर सेबी का नज़र, एक आँख होता है, ब्रह्मास्त्र का आँख होता है, नज़र होता है कि अगर कोई गड़बड़ करेगा मैं उस पर जुर्माना ठोक दूँ। बहुत सारा नियम कानून इसमें होता है ये, समझ गए। इसलिए सेबी को आगे रखा जाता है। अब आगे देखिए, कंपनी का मूल्य गिर भी सकता है, यानी कि देखते हैं कभी कभी कंपनी का ग्रोथ ही गिर जाता है। तो कंपनी की अगर जब ग्रोथ गिर जाए तो उसमें शेयर होल्डर को रुपया नहीं निकालना चाहिए, आगे समय के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही बुद्धिमानी होती है कंपनी को चलाने के लिए, समझ गए। कभी कभी कंपनी का डिविडेंड 5 साल के बाद ही मिलती है, यानी कंपनी का रूल होता है कि जब उसको 6 मंथ पर, साल में, 2 साल, 5 साल, जितना दिन तक रखे वो कंपनी के ऊपर है। ज़्यादा दिन रखिएगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी कंपनी का डिविडेंड 5 साल के बाद ही मिलती है, यानी कि बढ़ता है, शेयर होल्डर में बढ़ता है, इस तरह पैसा बढ़ता है, सबके पास चला जाता है। तो 5 साल तक ये मिलती है, यानी कि डिविडेंड बढ़ती है ये, और उसमें ज़्यादा रकम मिलता है। कोई कोई कंपनी वर्ष के आखिरी में ही डिविडेंड बांट देता है, यानी कि साल में मुनाफा हुआ बांट दिया, और कोई कोई 5 साल के लिए भी रख लेता है। ये कंपनी के ऊपर है ये। अब आगे देखिए, ये तो ख़त्म हो गया। तो यही कंपनी का रूल होता है। तो आप समझ गए कि प्राइवेट, प्रोप्राइटर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये समझ गए। अब आगे देखिए, शेयर मार्केट समझते हैं। देखिए, शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। ये किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। पहले यह ऑफलाइन था, मुंबई के वर्ली में स्थित था ये, लेकिन अब वर्तमान में यह ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये समझ गए। और यह शेयर मार्केट जो खुलता है, यह 9:15 पर खुलता है सुबह में, और 3:30 बजे बंद हो जाता है। और शनिवार और रविवार को यह मार्केट बंद रहता है, ठीक है। यह मुंबई के वर्ली में स्थित है। इसे दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं, ठीक है। और शेयर बाजार को मुद्रा बाजार या स्टॉक बाजार भी कहते हैं, ये समझ गए। अब आगे देखिए, शेयर में होने वाले प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। एग्जाम में, एसएससी में ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन। शेयर में होने वाले प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविडेंड होते हैं, यानी कि बढ़ता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी को जितने धन की आवश्यकता होती है तो उसका टुकड़ा करके वह शेयर में लगा देती है, और व्यक्ति खरीद लेता है शेयर छोटा टुकड़ा में और उसको लगा देता है, ठीक है। तो लगाने के लिए एक डीमेट अकाउंट खुलता है, मैं आगे बताऊंगा। एक सेविंग अकाउंट से लिंक रहता है डीमेट अकाउंट से, उसका बीच का एजेंट होता है। यह लीगल होता है शेयर मार्केट, इसमें एजेंट होता है, जिसमें ग्रो होता है, जीरोधा होता है, एंजल वन होता है, ये सब एजेंट होता है। उसके माध्यम से आपसे पूछेगा अकाउंट खोलने के बाद कि आप किस में जाना चाहते हैं, बीएसई में जाना चाहते हैं या एनएसई में जाना चाहते हैं। तो आपको कंपनी की लिस्टिंग दिखाएगा। जैसे में बीएसई की कंपनी दिखाएगा, जैसे में 5500 से ज़्यादा कंपनी बीएसई में है, तो आपको 30 बड़ी बड़ी कंपनी का जो ग्रोथ कर रहा है आपको लिस्ट में ऊपर दिखा देगा कि इसमें किस में पैसा लगाया जाए, तो आपको दिखा देगा। और एनएसई में क्या होता है, इसमें 50 बड़ी कंपनी होती है, 1500 कंपनी होती है, लेकिन 50 को ऊपरी में दिखाया जाता है कि इसका कंपनी का ग्रोथ है, उसमें लगाइए, समझे। तो बीएसई में बड़ी बड़ी कंपनी लगती है और एनएसई में भी बड़ी बड़ी कंपनी लगती है। तो आपको किस में जाना है ये, तो बीएसई से कुछ छोटा होता है, एनएसई होता है, समझ गए। आपको किस में जाना है आपको तय करना है। उसी तरह एजेंट आपको बता देगा, जीरोधा है, एंजल वन सब है, कि आपको किस में जाना है, ठीक है। ऐसा ही है। देखिए, पहले शेयरों की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुंजबानी ही सौदा करते थे। ले लो 500 का शेयर, 200 का शेयर, पहले के फिल्मों में देखते होंगे। ऐसे ही शेयर बाजार मुंबई के वर्ली में बिकता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो चुका है ये। सब पर नज़र, जिस तरह बैंकों पर नज़र होता है आरबीआई के, उसी तरह सेबी का नज़र होता है ये सब पर, शेयर मार्केट पर। भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में है। इसे दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं और पूरी तरह यह लीगल है, ठीक है, लीगल है। ये बहुत लुभावना है। अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कमा रहे हैं तो इसमें लगाना व्यर्थ है। ये आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, कैसे पैसा लगाया जाता है, ये कंपनी के बारे में जानना होगा। तो आगे बताएंगे, बहुत सारा बात है इसमें। देखिए, राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय दक्षिण वर्ली के, मुंबई के वर्ली में स्थित है। यह शनिवार और रविवार को बंद रहता है और यह सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है ये। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, कंपनियों के पास पैसे जुटाने के कुछ महत्वपूर्ण स्थान में शेयर बाजार भी है। यानी कंपनी के पास पैसा नहीं है तो उसको शेयर मार्केट में लगा देता है, कि टुकड़ा टुकड़ा बना के कि पब्लिक लगाए, तो पब्लिक रुपया देगी तो वो अपने कंपनी को ग्रोथ करेगी। इसी तरह होता है, इसमें कंपनियां अपने
कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में आईपीओ जारी करते हैं और इसमें कुछ उन्हें हिस्सेदारी देने के बदले पैसे मिलते हैं। इन पैसों को कंपनियों को वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं होती है और कंपनियां पैसों का उपयोग अपने तरीके से तरक्की में करते हैं, न कि ऋण की रकम जमा करने में, जिसमें उन्हें वो पैसा तो देने ही होते हैं पर साथ में ब्याज भी देते हैं। यानी कि आप कुछ पैसा लगाए, ठीक है, जैसे मैं 20,000 रुपये लगाए, शेयर कितना खरीद रही है देखा जाता है और कंपनी लॉक भी लगा देती है। अगर इतना से ज़्यादा शेयर नहीं खरीदना है, ये लॉक लगा देगी और आप जितना शेयर खरीदना चाहते हैं, जैसे 10, 20, 50, जो 2,000, 3,000, 5,000 शेयर खरीदता है उसको फ़ायदा होता है। जैसे में आप 100, 1,000 का शेयर है, आप लगा दिए, एक शेयर लगा दिए, तो साल में उसको 2,000, 3,000 मिल जाएगा, जितना मिले कंपनी ग्रोथ करेगी। और वही आप 500 शेयर खरीद लेते हैं तो समझिए कितना उसका वैल्यू हो जाएगा ये। देखिए, इसके अलावा यदि कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है तो उसके शेयर का शेयर बाजार में ट्रेड शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इसमें इसके अलावा कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है, यानी कि उधर तो आईपीओ था, ये कंपनी पब्लिक हो जाती है, कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी, तो शेयर बाजार में ट्रेड शुरू हो जाता है। यानी ट्रेड हो जाता है, ट्रेड हो जाएगा तो टीवी में दिखाया कि इतना शेयर खरीदिए, इतना पाइए, ठीक है। जो सीमेंट कंपनी हो गया, एसीसी हो गया, टेस्ला, टाटा, एलजी, बहुत सारी कंपनी है ये, जिसके बाद में कंपनी चाहे तो कभी भी अपने और स्टॉक को बाजार में बेच सकती है। यानी कि वह बाजार में बेचने के लिए उतर जाएगी और मुनाफा देने के लिए पब्लिक से रुपये ले लेगी और अपना तरक्की करेगी कंपनी, जिससे उसे आगे भी आसानी से पैसे मिल जाते हैं। हालांकि हर स्टॉक उस कंपनी का मालिकाना हक प्रदान करता है और इस कारण कंपनी अपने कुछ ही प्रतिशत हिस्से को पब्लिक करती है, यानी कि कुछ ही परसेंट करती है जो कि पब्लिक हावी ना हो जाए कंपनी पर, इसलिए अपना शेयर कुछ मार्केट में लॉन्च करती है। कितना है, जैसे में देखिएगा, इसका अलग ही दुनिया है, तो अभी मत स्टूडेंट लाइफ में मत देखिएगा ये सब, ठीक है। यही होता है। आगे देखिए, देखिए इसमें क्वेश्चन खड़े खड़े कैसे पूछता है, देखिए आप बताते हैं आपको कि शेयर बाजार को स्टॉक बाजार भी कहते हैं। यह वर्ली मुंबई में स्थित है। इसे दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं, ठीक है, इतना समझ गया। यह मॉर्निंग में 9:15 में खुलती है और इवनिंग में 3:30 में बंद हो जाती है, ठीक है। यह शनिवार और रविवार को बंद रहती है, ये तो समझ गया। देखिए, यह सेबी के द्वारा नियंत्रित होती है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा यह नियंत्रित होती है। ये शेयर में होने वाले प्रॉफिट को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। शेयर को खरीद बिक्री फ्री फ्लोट आधार पर होती है, यानी कि शेयर को न जबरदस्ती खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं, ये समझ गए। शेयर में पैसा लगाने के लिए एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, तब यह सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाता है और उसमें बिचौलिया के बीच में, यानी कि एजेंट के बीच में जाकर आपको बताएगी कि किस कंपनी में आपको लगाना है, बीएसई में लगाना है या एनएसई में लगाना है, और लगा दीजिए। यह एक दिन के भी ट्रेडिंग होता है और लंबे समय का भी ट्रेडिंग होता है ये। अब आगे देखिए, पहले यह बाजार ऑफलाइन था बट अब यह ऑनलाइन है। कोई कहीं से भी पैसा लगा सकता है, ठीक है। कोई कंपनी को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है तो वह 20 रुपये का शेयर 1 लाख शेयर बना लेगी, ठीक है। तब पब्लिक फिर इसमें पैसा लगाएगी। शेयर बाजार एक संगठित बाजार होता है जिसमें कंपनियों, सरकारी एवं अर्धसरकारी के द्वारा प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है, यानी कि प्रीमियम का प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है और सेबी के द्वारा यह नियंत्रित होती है। ये यानी कि इसमें कंपनी होती है, सरकारी भी होती है और सरकारी भी होती है। आगे देखेंगे, महारत्न कंपनी सरकारी है, उसके बारे में भी समझेंगे। इसमें सभी कंपनियों के नाम लिस्टिंग होती रहती है, जिसमें लोगों को समझने में दिक्कत न हो, उसमें लिस्ट रहता है, देख लीजिएगा किस पे पैसा लगाना है ये, ठीक है। अब देखिए, भारत में शेयर के 2 प्रमुख स्रोत है, इसमें कंपनी लिस्टिंग रहती है, बीएसई और एनएसई। बीएसई के बारे में समझते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टिंग रहती है, लेकिन 30 बड़ी बड़ी कंपनियों को सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसमें लोगों को पैसा लगाने में दिक्कत नहीं हो। आपको 30 बड़ी बड़ी दिखा देगा ऊपर से कि क्या क्या रखा हुआ है, समझ गए। किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो पहले फूल, एकदम फूल शोभा की तरह गम गम करेगा, तो लगेगा कि हाँ कुछ है अंदर में, बात है। तो 30 बड़ी बड़ी कंपनियों को सबसे ऊपर रखा जाता है कि इसमें पब्लिक रुपये लगा ले और शेयर मार्केट को आगे बढ़ाए। ऐसे ही लोग लगाता है, इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके काम होता है ये। देखिए, शेयर बाजार का सूचकांक अगर बढ़ रहा है तो इसका मीनिंग अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है और कंपनी लाभ की स्थिति में चल रही है।
ठीक है। सूचकांक बढ़ता है, देखिएगा कि लोग 9:15 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक लैपटॉप मोबाइल में देखते रहते हैं कि कितना उसका अंक गिर रहा है, बढ़ रहा है, कैसे ट्रेडिंग करना है। आगे देखिए आप, बीएसई की स्थापना 1875 में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। बीएसई भारत का ही नहीं, एशिया की सबसे पुराना शेयर मार्केट है ये, समझ गए। स्वतंत्रता बाद भारत सरकार ने 1956 में इसे मान्यता दे दिया। 1956 में इसे मान्यता दे दिया। शेयर, इसमें शेयर महंगी रहती है क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी इसमें रहती है। इसमें शेयर महंगी रहती है तो बड़ी कंपनी इसमें रहती है। वर्तमान अंक लगभग 56,000 के करीब चल रही है और यह घटती बढ़ती रहती है। देखिए अब समझते हैं दूसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। इससे 1500 कंपनी रहती है, लेकिन इसमें सबसे ऊपर 50 कंपनी, बड़ी कंपनी को दिखाया जाता है और एनएससी के सूचकांक को निफ्टी भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका अंक 17,000 के करीब है और यह घटेगा बढ़ेगा भी। इसका स्थापना शेरवानी कमेटी की सिफारिश पर हुआ था और यह 1992 से पब्लिक लिमिटेड कंपनी से शुरू हो गया था, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी से शुरू हो गया था। तो सबसे पहले कोई कंपनी होती है, देखिए कंपनी होती है, पहले प्रोप्राइटर होती है। अब समझिए लाइन से, प्रोप्राइटर होती है, फिर कंपनी बनेगी, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी, फिर पब्लिक लिमिटेड बनेगी, फिर उस प्राइवेट लिमिटेड के बाद आईपीओ जारी करेगी, फिर पब्लिक लिमिटेड बनेगी, फिर उसका लिस्टिंग होगा, उसमें किसमें, सेबी में होगा, और तब जाके उसको दिखाएगा मेन लिस्टिंग पर कि हाँ यह कंपनी दमदार है। और देखिए 7.5 करोड़ 800 करोड़ के ऊपर जो कंपनी होती है तब उसमें लगता है कि हाँ ये जा सकता है, समझ गए। इस जल्दी आईपीओ ही नहीं मिलता है, आईपीओ में चला जाएगा, लेकिन आईपीओ मिल जाएगा उसके बाद ही इसमें एलिजिबल है, समझ गए। तब जाके इसमें ऐड होता है सेबी के द्वारा और इसमें कंपनी का ग्रोथ होता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें कंपनी कर्मचारी को, कोई कंपनी को बढ़ाने के लिए। देखिए यही है आपका मुंबई के वर्ली में स्थित। देखिए ये होता है बुल और बियर। क्या होता है, बुल का अर्थ होता है तेजरिया और बियर का अर्थ होता है मंडरिया। बुल मतलब सांड, देखिए किसी कंपनी को उठाना है, मारा सांड कर, देखिए इसका सींग जो होता है धक्का मारा ऊपर उठा दिया, ठीक है। और बियर यह भलुआ होता है, भालू नीचे काट के खा जाता है ये, और सांड उठा के फेंकता है ये, और भालू नीचे की तरफ गिराता है, यानी कि उसका शेयर गिर गया मार्केट में, यही इसका इंगित रहता है। देखिएगा स्टॉक एक्सचेंज में यही इसका सिंबल है ये। सांड ऊपर उठा के मारा यानी कि बुल हो गया, और भालू नीचे गिरा दिया, इसे है बोलते हैं तेजरिया और मंडरिया बोलते हैं ये। अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जो भी कंपनी के गुप्त सूचनाएं को उजागर करता है उसे सेबी बहुत बड़ी रकम से दंडित करता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैं बैठा हुआ है कंपनी में कि इसका स्टॉक एक्सचेंज आने वाला है, और मैं कुछ लगा देता हूँ, पब्लिक को होड़ मचा देता है कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, अपने सगे संबंधित को कह देता है कि तुम भी ले लो, और कंपनी का ग्रोथ बढ़ जाता है। इसमें समस्या हो जाता है, कोई कंपनी नीचे ढल जाता है या आगे बढ़ जाता है। इसी को मेंटेन करने के लिए सेबी को नियुक्त किया गया है, समझ गए। तो जो भी कंपनी की गुप्त सूचनाएं को उजागर करता है उसे सेबी बहुत बड़ी रकम से दंडित करता है, यानी कि 500 करोड़ से जुर्माना लगा दिया। इसीलिए इसमें न के बराबर समस्या हो। जैसे मैं हर्षल मेहता वाला कहानी देखे होंगे, उस पर भी फिल्म बन चुका है, तो वही सब है। ये सब कंपनी के बात की लीक कर देना, ये सब समस्या होता है, ठीक है। कितना किसका शेयर आ रहा है उसके बारे में लीक कर देता है ये मार्केट में। इक्विटी क्या होता है, कोई कंपनी में किसी व्यक्ति को अधिकार होता है उसे इक्विटी कहते हैं, ठीक है। किसी कंपनी में व्यक्ति को जो अधिकार होता है इसे इक्विटी होता है। जितना परसेंट का, जैसे 5%, 4%, 3%, वही होता है, इक्विटी होता है। और 100% हो जाए, कोई कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, एक्वाजेशन कहलाता है, एक्वाजेशन, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड क्या होता है, बड़ी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण पत्र का ऋण पत्र बॉन्ड या डिवेंचर कहलाता है। तो ये ऋण पत्र होता है, ये डिवेंचर कहलाता है। ये बॉन्ड पेपर नहीं होता है, बॉन्ड पेपर, ठीक है। अब आगे देखिए शेयर बाजार की ट्रेडिंग निम्न प्रकार से होती है। देखिए शेयर बाजार की ट्रेडिंग, खरीद बिक्री निम्न प्रकार से होती है। जैसे ऊपर बाबा बैठा हुआ है, सेबी हेड है, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, लिस्टिंग। इसमें लिस्टिंग होने के लिए बहुत पावर बेलना पड़ता है कंपनी को, 700, 800, 1000 कंपनी की होनी चाहिए, 1000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बीएसई होता है, देखिए इसमें इसके नीचे बीएसई होता है। तो कंपनी किस में जाएगा,
किसके पास कितना रुपया है उसके अनुसार इसमें जाएगा किसका ग्रोथ कितना कर रहा है। तो BSE ऊपरी हो गया, नीचे वाला NSE हो गया, ठीक है। और जो इसमें देखिए, और किसके माध्यम से पब्लिक जाएगी, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन ये कंपनी होता है, ब्रोकर यानी कि दलाल होता है, लीगल होता है ये आपसे टैक्स न के बराबर, जैसे मैं 100 रुपये में 0.01% आपसे टैक्स लेगा, तो आपको बता देगा कि इसमें अच्छा कंपनी है, जाना है, तो आपको उसी समय ट्रेडिंग करवा देगा ये। देखिए, तब पब्लिक के पास जाएगी, ठीक है, पब्लिक इसमें लगाएगी। तो डीमेट अकाउंट एक ज़रूरी है इसमें खोलने के लिए, बैंक से सेविंग अकाउंट भी ज़रूरी है। तो लिंक हो जाएगा और उसके बाद कंपनी आपको ये आपको भेज देगा इस दलाल के पास, और दलाल आपको भेजेगा किस में, BSE में भेजेगा या NSE में भेजेगा। आप शेयर खरीद लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। ऐसे ही कंपनी का कार्य होता है, शेयर मार्केट का कार्य होता है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे जैसे प्रतिदिन ट्रेडिंग होता है, 9:15 में खुला सुबह में और 3:30 में बंद हो जाता है, ठीक है। और उसी के बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे 9:15 में कोई शेयर लगाया और इसमें लॉकिंग व्यवस्था भी होता है। जैसे मैं आपको 1000 का शेयर कोई खरीद लिए, ठीक है, और आपको मन है कि वो शेयर, तो इंटरडे में होता है कि 1000 लगाए और शाम के 3:30 बजे से पहले ही निकाल लिए। तो कभी कभी कंपनी होता है 1000 लगाए, कभी 1500 मिल गया, कभी 2000 मिल गया, कभी 800 मिल गया, कभी 900 मिल गया। तो ये कंपनी के ऊपर है। तो जब ये इसमें देखता रहता है भर दिन, देखिए आंख फाड़ कर लोग देखता है कि 1000 से कितना बढ़ा, 1200 हो गया, 1300 हो गया, उसी समय ट्रेडिंग कर लेगा वो एक ही दिन में, यानी कि एक ही 2 घंटा 3 घंटा में। कभी कभी आदमी व्यक्ति नहीं रहता है, तो यह अपने 3:30 बजे के बाद जितना मुनाफा हुआ या घटा, तो 3:30 बजे आपके डीमेट अकाउंट में भेज देगा। ऐसा ही होता है ये। आप लॉकिंग व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि कहीं काम से चले गए और 1000 रुपये लगा दिए, तो आप 1200, जब ये होगा शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, इसका 1200 रुपये में ग्रोथ बढ़ गया, तो 1200 में इसको ट्रेडिंग कर लेगा ये, आपको 200 रुपये फायदा हो जाएगा। इस तरह से रोज़मर्रा वाला होता है और साल के आखिरी वाला होता है, ये सब होता है। देखिए, लॉक भी लगा सकते हैं कि कितना पर शेयर पहुँचे, उसको ट्रेडिंग किया जा सके, समझे, शेयर कहाँ तक पहुँचा, ट्रेडिंग कर लीजिए उसी समय। इसलिए लोग देखिएगा 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक बड़ा बिजी रहेंगे। लॉन्ग टर्म भी होता है ट्रेडिंग के लिए। खरीदते समय यह पूछता है कि कितने समय के लिए आप लगाना चाहते हैं ये। देखिए, अब होता है कर्व ट्रेडिंग। क्या होता है कर्व? शेयर बाजार में प्रतिभूति निर्धारित समय में, यानी कि 9:15 से 3:30 के पहले या बाद में किया जाता है, उसी को ही कर्व ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। 9:15 से 3:30 बजे के बीच में जो ट्रेडिंग किया जाता है उसे कर्व ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच में यह होता है ये। सेटलमेंट क्या होता है? निपटारा। शेयर बाजार में खरीद बिक्री का लास्ट चरण है। यह शेयर बाजार के जो खरीद बिक्री का होता है यह लास्ट चरण होता है, यानी कि शेयर के विक्रेता डीमेट अकाउंट से क्रेता के खाते में चला जाता है, यही होता है सेटलमेंट होता है ये, ठीक है। ये लास्ट चरण है, यानी कि निपटारा होता है जो आखिरी डीमेट अकाउंट में चला जाता है। सट्टा क्या होता है? कोई निवेशक यानी कि कोई इन्वेस्टर प्रतिभूतियों का यानी प्रीमियम का क्रय उनके बाजार में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से करता है, सट्टा होता है, ठीक है। कोई अपना खरीदा शेयर का, जो शेयर होल्डर है, मतलब शेयर खरीद लिया वो, तो जो बाजार में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के लिए उद्देश्य से करता है, यानी कि सट्टा लगाता है। तो कोई जुआ खेलने के लिए लगाता है कि हम इतना कमाएंगे, तो वही सट्टा कहलाता है। तो अब आगे देखिए, अब लास्ट में समझिए बाबा जो है सेबी, इसका क्या है। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड होता है, यानी कि हेड होता है वित्त का और सब पर नज़र रखता है ये। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ था तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ, यानी कि 30 जनवरी को लीगल हो गया, 30 जनवरी 1992 को, और इसका मुख्यालय है मुंबई में है ये, ठीक है। देखिए, सेबी का मुख्य कार्य बहुत सारा है, जिसमें इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है कि शेयर बाजार में निवेशकों यानी इन्वेस्टर को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही यह संस्था ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद करता है। इसे स्थापित करने के पीछे मुख्य कारण शेयर बाजार को संरक्षण देना और निवेशकों के हित की रक्षा करना। जो पैसा लगाएंगे इतने बड़े बड़े कंपनी, उसको हित के रक्षा करता है ये। देखिए, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? दलाल, एजेंट जो होते हैं, उपदलाल,
एजेंट का रजिस्ट्रेशन करना है कि ये भागे नहीं, गड़बड़ ना करे। बीच के ये बिचौलिया होता है। जिस तरह शादी विवाह होता है तो बीच के अगुआ होता है, यही अगुआ है ये, ठीक है। शेयर बाजार का ऑडिट करना है, कितना ऑडिट है, कोई गड़बड़ नहीं तो कर रहा है ये। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन और संचालन करना है, ये रजिस्ट्रेशन का संचालन करता है ये बड़े बड़े एजेंसी का, ये कैसे कैसे ये रेटिंग देना है। इसमें गलत खरीद बिक्री को रोकना है, ये निवेशकों को खरीद बिक्री की सूचना दिलवाना है कि कितना आ रहा है जा रहा है ये, ठीक है। अब देखिए, ये तो शेयर मार्केट खत्म हो गया। अब उसके नीचे है एक म्यूचुअल फंड होता है, यानी कि पारस्परिक निधि होता है ना। कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में SBI का हो गया, रिलायंस का हो गया, ICICI बैंक का हो गया, तो लगाना है ये। तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना एक फंड होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पैसे से बना हुआ एक फंड होता है। इसमें आपसी सहमति से पैसे लगती है बड़ी बड़ी कंपनी में। देखिए, कोई डायरेक्ट नहीं चाहेगा कि मैं पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगा दूं और डूब जाए, तो इसमें ऐसे कंपनी में डालती है पैसा जिसमें लॉस नहीं होता है, आपको ये फ़ायदा ही देती है। तो ये क्या होता है, इसमें जो 20 साल 25 साल 30 साल के जो अनुभवी लोग होते हैं उसे फंड मैनेजर कहते हैं। फंड मैनेजर के तो कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम डायरेक्ट नहीं लगाकर किसी बिचौलिए के माध्यम से इसमें पैसा लगाएं, तो फंड मैनेजर जो 20 साल 25 साल का अनुभवी होता है, जो ग्रोथिंग किया है, यानी कंपनी को बहुत बड़े लाभ पहुंचाया है, तो ये अपना एक संस्था बनाए हुए हैं। तो उसके अनुसार 1964 में इसका स्थापना किया गया था, समझ गए। तो आप इसके माध्यम से शेयर मार्केट में लगा लीजिए और आपके जो मुनाफा होगा, जो पब्लिक का होगा, उसका मात्र 2% ये लेगा। जैसे मैं 1 लाख का 2% कितना हो गया, 2000 रुपये ले लेगा। जैसे मैं 100 रुपये में 2 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो आपसे 2% बस लेगा, आपको फ़ायदा पहुंचा देगा। ये पब्लिक के आपसी सहमति से है, देना है तो दीजिए, नहीं तो दीजिए। आपका पैसा किस कंपनी में लगा रहा है आपको पता चलेगा, लेकिन आप उसको कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में लगाएगा, और यह पूरी तरह लाभदायक होता है, इसमें पैसा डूबता नहीं है, इसमें लॉस न के बराबर होता है, क्योंकि इसमें अनुभवी लोग होता है, 20 से 30 साल के अनुभव वाले लोग होते हैं। जैसे 50 55 60 वाले एज वाले व्यक्ति इसमें लगाते हैं। और यह म्यूचुअल फंड 10 से 12% इसमें रिटर्निंग देता है। 10 से 12% यह रिटर्निंग देता है, ये आपको फ़ायदा ही होगा। जैसे टेस्ला कंपनी में लगाएगा, यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को सुरक्षित तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों पर निवेश करता है, ये ठीक है। निश्चिंत हो जाइए, पैसा दे दीजिए, ये आपको डूबने वाला है नहीं। म्यूचुअल फंड से आप न सिर्फ शेयर बाजार में बल्कि गोल्ड पर भी निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच का बिचौलिया होता है, तो यही अपना लगाता है मार्केट में और पैसे किसी न किसी तरह के आपको 10 से 12% रिटर्न लौटा देता है ये। और यह लगाएगा बड़ी बड़ी कंपनी में लगाता है ये, क्योंकि अनुभव है। इसका शुरुआत 1964 में किया गया था। इसका देखरेख फंड मैनेजर करता है, 20 से 30 साल का अनुभव इनके पास होता है। इसमें पैसा आम लोगों से लेता है और जो लाभ होता है उसमें पब्लिक से मात्र 2% लेता है ये। इसमें रिटर्न 10 से 12% तक होती है, ये पब्लिक को फ़ायदा ही मिलता है, समझ गए। अब आगे देखिए, एक होता है सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप। देखिए, यह एक प्रकार का निवेश का माध्यम ही होता है। म्यूचुअल फंड में छोटी राशि निवेश करने की परमिशन मिल जाती है। यानी कि देखिए, ऊपर शेयर मार्केट बैठल है, ठीक है, बैठा हुआ है, और उसके नीचे क्या है, म्यूचुअल फंड आ गया। म्यूचुअल फंड के नीचे क्या होगा, सीप हो गया, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। तो म्यूचुअल फंड में ये जाएगा, भगाएगा, उसको लगाएगा। इसके नीचे चीट फंड होता है, जिस तरह गाँव गलियों नुक्कड़ में 10 20 50 का रसीद काटता है, आगे बताएंगे उसको। यह एक प्रकार का निवेश का माध्यम ही होता है। म्यूचुअल फंड में छोटी राशि निवेश करने की परमिशन मिल जाती है। समय समय पर इसमें कम से कम 500 रुपये निवेश कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें प्रति साल रिटर्न 8 से 10% रिटर्न होता है ये। इसमें निवेश हर हफ्ते 3 मंथ, वार्षिक या 3 मंथ पर भी कर सकते हैं, ये समझ गए। सिप हो गया ये। सिप का सबसे पहला फायदा तो यह है कि इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और आप थोड़े पैसे में भी अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। जैसे आप अगर सिप के जरिए हर महीने 1000 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वह 10 साल में ये पैसे आपको रिटर्न अच्छा दे सकता है, ये ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के नीचे सिप हो गया, सिप के नीचे चीट फंड होता है, आगे बताएंगे आपको। देखिए, जैसे इसका देखिए, सिप का जो कंपनी है, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, ये सब जो सिप का कंपनी है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ये सब सारा का सारा एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिया हूँ, तो देख लीजिए। चीट फंड
गांव गलियों में जाकर 20, 30, 50 इत्यादि का जो लेता है और उसके बदले में एक रसीद देता है, बट यह सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि ये भाग जाएगा लेकर, पता ना चलेगा कहाँ पर इसका ऐड है। गांव में जैसे में कम पढ़े लिखे लोग बहुत सारे होते हैं जो इन बहला फुसला कर ये कहेगा कि बड़ी बड़ी हीरो हीरोइन का पोस्टर लगा कर कि देखिए मैं इसमें पैसा लगाने जा रहा हूँ, आप दीजिए, आपको बहुत सारा फायदा होगा। ये 20-25 करते करते हजारों लाखों रुपए असूल कर भाग जाते हैं। ये सिक्योर नहीं होता है। ये चिट फंड कंपनियां मुख्य रूप से शेयर बाजार, रियल एस्टेट, होटल, मनोरंजन, पर्यटक, माइक्रो फाइनेंस, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभिनेताओं और हस्तियों के साथ अनुबंध में पैसा लगाती है। ठीक है। चिट फंड को कई नामों से, जैसे चिट, चिट्ठी, कुड़ी से भी नाम से जाना जाता है। चिट फंड के माध्यम से लोगों की छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा किया जाता है। जो बचत होता है इकट्ठा किया जाता है। चिट फंड अक्सर माइक्रो फाइनेंस संगठन के होते हैं। ये तो होते हैं, लीगल होते हैं, लेकिन ये भाग जाए लेकर तो कौन इसको जानता है ये। ठीक है। कुछ झूठे लोग अशिक्षित लोगों को 3 माह में पैसा डबल करने का लालच देकर, जैसे फिर हेरा फेरी में जो दुगुना 21 दिन में करता है वही है, लालच देकर उनका पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। शारदा चिट फंड धोखाधड़ी मामला भी इसी तरह का एक उदाहरण था, भारत में आया था। भारत में चिट फंड का रेगुलेशन चिट फंड अधिनियम 1982 के द्वारा किया जाता है। ये देखिए, तो ये आपका सारा का सारा शेयर मार्केट खत्म हो चुका है। इसके बाद वाले जो वीडियो आएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तब जाके महारत्न, मिनी रत्न कंपनी हो गया, नवरत्न कंपनी क्या है, तब उसके बाद क्या हो गया, IOC प्रमाण पत्र जो मिलता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको समिति बताएंगे, इकोनॉमिक्स का समिति सब है, और व्यापारिक चिन्ह सब बताएंगे, और लास्ट में जो संस्था सब है, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई विकास बैंक, ये सब बारे में बताकर ख़त्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, सेबी बाबा है, हेड है, और उस ऊपर चलिए कंपनी बताया। ठीक है। कंपनी के बाद क्या बताया, प्रोप्राइटर बताया, प्राइवेट लिमिटेड बताया, पब्लिक लिमिटेड बताया। ठीक है। तब बताया शेयर मार्केट बताया, NSE बताया, BSE बताया, सेबी बताया, म्यूचुअल फंड बताया, सिप बताया, चिट फंड बताया। ये सारा का सारा ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। देखिए, तो सेबी बाबा हो गया शेयर मार्केट का हेड। उसके बाद BSE NSE कंपनी है, शेयर एजेंट कंट्रोल करता है। मैंने बताया है कि जीरोधा वाला जो है, एंजल वन सब है, ये सब कंट्रोल करता है। उसके नीचे क्या हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये फंड मैनेजर कंट्रोल करता है, 20 से 30 वाले अनुभवी लोग। उसके बाद क्या है कि सिप है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसके नीचे ये चिट फंड हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में आता है। और तब पब्लिक है, यही पब्लिक से शुरू होती है और ख़त्म होती है सेबी तक। समझ गए, यही है इकोनॉमिक्स की भाषा। सारा का सारा आपका ये ख़त्म हो गया शेयर मार्केट, और इसको रिवीजन 2-3 बार कीजिएगा तो सब के सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।